नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। आदिवासियों के भगवान कौन? जी हां, भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम का आज समापन हुआ, लेकिन समापन के साथ ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। विवाद कुछ ऐसा बढ़ा कि विपक्ष ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगा डाला। देखिए ये रिपोर्ट। जनजातीय गौरव दिवस महोत्सव के रूप में सरकार ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल हुए। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो विपक्ष को रास न आया। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हुए मंत्री जी ने कहा कि आदिवासियों की चिंता करने वाला, उनकी समस्याएं सुनने वाला नेता आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था, लेकिन ये वसुंधरा धन्य है जो इस धरती में हम आदिवासियों के भगवान की तरह प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं और हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं। मंत्री रामविचार नेताम का इतना बोलना ही था कि विपक्ष तिलमिला उठी। विपक्ष ने बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगा दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के भगवान हो सकते हैं, आदिवासी या देश के जनता के नहीं। एक से एक काम होते, अब ये काम का गति आगे और पकड़े वाला है। अब ऐसे भैया बहनी हो, आज तक हमार चिंता करे वाला, हमार इनके समस्या सुने वाला आज तक कोई नेता पैदा नहीं हो रहे। लेकिन धन्य है ये वसुंधरा का, ये धरती में अवतारी पुरुष हमारे देश का, हमारा आदिवासी समाज का भगवान जैसे अवतार लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे चिंता करें। क्योंकि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी दिवस का बहिष्कार करना क्या यही है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा? इसलिए आदिवासियों के नाम से ढोल पीटना बंद करें, ये दिखावा बंद करें। भारतीय जनता पार्टी के भगवान हो सकते हैं, आदिवासियों के भगवान नहीं हो सकते, न ही देश की जनता के भगवान हो सकते। सरकार चाहे किसी की भी पार्टी की रही हो, आदिवासियों के लिए कई तरह की योजनाएं उनके द्वारा संचालित की गई है, लेकिन आज भी आदिवासियों की स्थिति को देखें तो उनकी पीड़ा और आवाज सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में 5 जनजाति समूह समेत बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। अब सरकार की ओर से हजारों करोड़ की इन घोषणा का लाभ आदिवासियों को कितना पहुंच पाता है, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो आखिर आदिवासियों का मसीहा कौन है? कौन आदिवासियों का ज्यादा भला कर रहा है? लगातार इसके श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। और अगर बात करें सरकार की, तो कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़े आयोजन सरकार ने किए। 3 दिनों तक आयोजन चला, लेकिन एक के बाद एक जो बयानबाजी है अब इस पूरे मामले पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राजकुमार राठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी आपके साथ ही करूंगा मैं। माफ कीजिएगा, प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रवीण जी, शुरुआत में आपके साथ ही करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने बिरसा मुंडा की जयंती पर, भगवान है आदिवासियों के जयंती पर, उनकी एक बड़े आयोजन किए, 3 दिनों तक ये आयोजन चला, लेकिन जिस तरह से रामविचार नेताम ने बयान दिया है, क्या कहना चाहते हैं रामविचार नेताम? आखिर आपकी जो सरकार है वो क्या कहना चाहती है कि क्या काम के बदले भगवान मान लिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहूंगा। जैसे तो हमारे सम्मानित जनता को नमन करूंगा, और विशेष रूप से जनजाति समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर उनको नमन। सबसे पहली बात मैं अपने वक्तव्य में कहना चाहूंगा कि बिरसा मुंडा जी को भगवान क्यों कहा जाता है। अगर उनका इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब उनकी युवावस्था में जब महामारी फैली थी, तब अपने कार्यों के माध्यम से लोगों की सेवा की थी, तो उनको भगवान की उपाधि जनता ने प्रदान की थी। तो निश्चित रूप से जनता के जनमानस में, उन मानस के पटल में निश्चित रूप से कार्य सदा के लिए अंकित हो गया, और वो भगवान के रूप में पूजी जाने लगे। रही बात रामविचार नेताम जी की, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। आज अगर हम देखें तो देश के 80 करोड़ जनता को यदि
खाने का अन्न का राज दौरान कोई कर रहा है तो माननीय मोदी जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जैसे जो ऐसे लोग हैं जो आज मोदी जी को भगवान मानते हैं। देखिए धार्मिक रूप से अगर कहें तो उसकी आस्था निजी विचार है, लेकिन अगर रामविचार सीताराम जी की बात है तो गलत कुछ नहीं कहा जा रहा। अगर हम बात करें कोविड काल में तो आप देखेंगे कि इस देश की जनता ही नहीं, आप भारत ने अन्य देशों को भी कोविड की वैक्सीन सप्लाई की है। तो निश्चित रूप से भगवान स्वरूप बनकर लोगों की जान बचाने का काम किसने नहीं किया, तो आदरणीय मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो निश्चित रूप से उनके बयान का मैं समर्थन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी वाले केवल लेकिन प्रवीण जी सवाल ये है कि आदिवासी के भगवान जो है बिरसा मुंडा, उनकी जयंती है, ऑलरेडी वो अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं, खुश है, हर्षोल्लास के साथ वो मनाई जा रही है। और ऐसे में अगर आप ये बोल देंगे कि पीएम मोदी ही आदिवासियों के भगवान है, उनके जैसे वो जो है पूजा पद्धति कर रहे हैं या आदिवासियों के भगवान के रूप में वो अवतार लेके काम कर रहे हैं, तो ये आखिर कितना जायज है? सबसे पहली बात तो कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं कि हम पर प्रश्न उठाए। आप 50 से अधिक वर्षों तक केंद्र में सत्ता में थे, पिछले 5 वर्षों तक आपने इस राज्य में जो है सत्ता जो है आपने प्राप्त की। आदिवासी के वर्ग के लिए आपने एक काम किया तो बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में क्या काम किया। आदरणीय मोदी जी की सरकार थी, 12 जनजाति समूह को आरक्षण का लाभ 70 वर्षों से नहीं मिल रहा था। मोदी जी की सरकार आती है, कैबिनेट ने इस बिल पारित किया और देखिए कांग्रेस के सांसद दीपक बैज जी, यही दीपक बैज जी हैं जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, इन्हीं 12 जनजातीय समूह को आरक्षण का लाभ ना मिले इसलिए वॉकआउट कर जाते हैं। और वही हमने देखे तो देखिए प्रयास नामक आवासीय विद्यालय खोला। सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो अटल बिहारी जी के नेतृत्व में ही आदिवासी वर्ग के लिए एक मंत्रालय शुरू किया। तो लगातार चाहे वो मोदी जी की बात करें चाहे हमारी पूर्ववर्ती सरकार हो, हमने प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया और आदिवासी वर्ग की हम बात करें तो लगातार उनके साथ है। वही कांग्रेस केवल लोगों को बांटने का काम करती है, वर्तमान में भी यही काम कर रही है। ठीक है, हमारे साथ पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु जी हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी जवाब दीजिए। लगातार और ये बीजेपी यही कह रही है कि वो जो काम कर रही है वो आज तक किसी ने नहीं किया है आदिवासियों के लिए। आपने भी लगभग 60 साल तक देश में शासन किया है, राज किया है, लेकिन आदिवासियों के लिए जो अब काम हो रहा है वो इससे पहले नहीं हुआ। और खासकर राम विचार नेताम जो कह रहे हैं उस पर भी प्रतिक्रिया जरूर दें। जी प्रभात जी, आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार और मेरे साथी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो जिस प्रकार का वक्तव्य भाजपा प्रवक्ता ने दिया और उनके राम विचार नेताम जी के जो बयान, जो उन्होंने अमर्यादित बयान दिया है आदिवासी समाज को लेकर के, उसका समर्थन किया। मैं उसका कड़ा खंडन करता हूं और उसकी कड़ी निंदा करता हूं। देखिए भगवान भारतीय जनता पार्टी के जरूर मोदी जी हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी समाज या किसी भी समाज के भगवान मोदी जी नहीं है, ये पहली बात स्पष्ट कर ले। देखिए अब आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती है आदिवासी मुख्यमंत्री बना के आदिवासियों का हितैषी होने का, तो ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार इनके बयानों से भारतीय जनता पार्टी की बदनीति और दुर्भावना आदिवासी समाज के प्रति स्पष्ट होती रही है। आपने देखा कुछ दिन पहले ही आदिवासी समाज जो है गृह मंत्री विजय शर्मा जी के खिलाफ आंदोलन करता रहा। उन्होंने उनके खिलाफ कुछ अमर्यादित बयान दिया था, उसके खिलाफ वो आंदोलन करते रहे, लेकिन शासन में से किसी ने उनकी बात करने की कोशिश नहीं की। आप देखेंगे उन्हीं के गृह मंत्री जी के क्षेत्र में 3 बैगा जनजाति के पूरे परिवार के लोगों को घर से घर में जला दिया जाता है, घर के सहित उनका घर जला दिया जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है और पुलिस प्रशासन जो है उन्हें उसे लिपापोती करने पे तुली रहती है। लगभग बैगा जनजाति के ही 7 लोग की मामूली मलेरिया टाइफाइड जैसे बीमारियों से वर्धा में मृत्यु हो जाती है, जो कि दत्तक पुत्र कहे जाते हैं राष्ट्रपति के ये। उसके अलावा आप देखेंगे मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय, उनके स्वयं के क्षेत्र में पत्थल गांव में 24 वर्षीय मूक बधिर जो एक युवक थे राजकुमार राठिया जी, उनको जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन शांत रहता है, मौन रहता है। उसके अलावा आप देखें तो वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करना, कमर्शियल माइनिंग कराना, हसदेव के जंगल कटवाना और उसके बाद विरोध करने वाले आदिवासियों के सर पर डंडे मारना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईश्वर साहू जी के बेटे ने कितनी बेरहमी से पीटा आदिवासी समाज के एक युवक को, भी कुछ दिन पहले न्यूज में दिखाया था। उसके बाद आपने देखा कि अंबिकापुर में किस प्रकार से आदिवासी युवक की हत्या करके पानी टंकी के नीचे गाड़ दिया गया। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि लगातार रायपुर में भी एक चाकूबाजी की घटना सामने आई थी, उसमें एक आदिवासी युवक को चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी। तो ये सारी जो समस्याएं हैं अभी 10 महीने की हैं, जो आदिवासी वर्ग के खिलाफ बताई जा रही है। मैं आपको बताता हूं, बीएस रावटे जी जो सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं, उनका वक्तव्य आपको बताना चाहता हूं मैं कि छत्तीसगढ़ में जब से
भाजपा सरकार जब जब रही है तब तब आदिवासियों की हत्या हुई है। 600 गांव खाली कराए गए, झीरम घाटी हमला हुआ, इस प्रकार के लगातार होते रहे। और इस 10 महीने में भी हर जिले में हर दिन आए दिन कुछ न कुछ किसी न किसी आदिवासी के खिलाफ अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने यहां तक पूछा कि अडानी ने जो 12,75,000 पेड़ लगाने की बात कही, उनका खतरा नंबर मांगा तो मुख्य वन सचिव खतरा नंबर नहीं दे पा रहे हैं। तो आदिवासियों की बात ये किस मुंह से करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। अब प्रवीण साहू जी ने सवाल जो पूछा था कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया ये आदिवासियों के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वन अधिकार पट्टा देने का काम कांग्रेस ने ही किया था। उसके बाद पेशा कानून लाने का काम कांग्रेस ने किया। उसके बाद बस्तर में जो आपने स्कूल बंद कर दिए थे, उस स्कूलों को खोलने का काम कांग्रेस ने किया। उसके अलावा बस्तर विकास प्राधिकरण में पहली बार आदिवासी नेतृत्व देने का काम कांग्रेस ने किया। उसके अलावा जो केवल 6 या 7 वनोपज आप लोग खरीदते थे, हम 70 वनोपज खरीदे 5 साल के अंतराल में। इससे आदिवासियों को बढ़ावा दिया गया। हमने तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाए, आप 5,000 5,500 जो दे रहे हैं, हमने 4,000 किया था उसके बाद। तो ये सब काम जो कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए हित में किया है, और भारतीय जनता लेकिन पार्टी अभिमन्यु जब जी, जब आती है, ये आदिवासियों की आदिवासियों जो के कहना है। हालात हैं वो आज भी जस के तस है। आपने एक लंबी सरकारें चलाई हैं, लंबा आपका शासन रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो हालात हैं आदिवासियों के वो बेहतर नहीं हो पाए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आदिवासी के लिए क्या क्या काम किया गया, आदिवासी समाज के लिए क्या क्या काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। आप इनकी बताइए तो उनकी जनसंख्या लगातार कम करते जा रहे हैं। विधेयक जो लाया, आरक्षण का विधेयक, जिसमें आदिवासियों को जितना उनकी आबादी उतना हक देने की बात कहेगी, तो उस आरक्षण को लटकाने का काम किसने किया? राजभवन में उसको अटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इनकी नीयत कभी साफ नहीं रही आदिवासियों के प्रति। आदिवासी दिवस में इन्होंने अपने पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे, आदिवासी समाज से आते थे, उनको हटाने का काम किया। तो लगातार जो बयानबाजी, चाहे आप देख लें चाहे इनके काम देख लें, आदिवासी विरोधी दिखाई देते हैं। और हमने तो लगातार आदिवासियों के पक्ष का काम किया है, उन्हें उनका अधिकार दिलाने का काम किया है। उनके जल जंगल जमीन की बात अगर किसी पार्टी ने की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये किस मुंह से कहते हैं अपने आप को आदिवासी हितैषी? और इतने सब जो आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार जो हो रहे हैं, उसमें अगर चुप्पी बांध के आप बैठे हुए हैं, तो आप आदिवासी हितैषी तो कतई नहीं हो सकते। आपको इन बातों का जवाब देना होगा। आपको उनकी रक्षा की, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। अभी देखिए, फिर से गांव खाली कराने का किस्सा शुरू होता जा रहा है। जो पिछले रमन राज में 600 गांव लगभग खाली करा दी गए, आग लगा दी गई, गांव के गांव खाली करा दिए गए माइनिंग के लिए। और अब तो जंगल भी काट रहे हैं, अब तो माइनिंग की बात आ गई है। तो इन सब चीजों में सबसे ज्यादा हनन अगर किसी का आज तक के आदिवासी समाज का किया है, ठीक है, आपके तमाम आरोपों का जवाब मैं लूंगा प्रवीण साहू जी से, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं लखन चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। लखन जी, मैं आपका रुख करूंगा। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इस समय राजनीति की, तो केंद्र पर हैं आदिवासी, चाहे वो झारखंड चुनाव को लेकर हो या तमाम किसी और चीजों को लेकर। जिस तरह से बीजेपी जनजाति गौरव दिवस मना रही है, और अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी हैं वो आदिवासियों के भगवान हैं, कहीं ना कहीं उसी के रूप में वो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को किसी समाज का भगवान मान लेना या बना देना, या नेताओं के द्वारा इस तरह की बयानबाजी करना। मुझे लगता है कि ये जो है केवल और केवल जो वोटों का या जो है ध्रुवीकरण के अलावा, पोलराइजेशन के अलावा, चुनाव है झारखंड में, दूसरे फेज का चुनाव है। तो स्वाभाविक है कि पिछले कुछ दिनों से जब झारखंड चुनाव की घोषणा हुई, तब से लेकर जो है बिरसा मुंडा को किस तरह से जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और इसके पहले भी बिरसा मुंडा की जयंती 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके पहले पद यात्रा का भी आयोजन किया। बहुत सारी चीजें उनको ले जा रही है, की जा रही है। देखिए, इसके पीछे शुद्ध राजनीति है, विशुद्ध राजनीति है। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के चुनाव है। तो चुनाव में इसको भुनाने के लिए सरकार जो है इस तरह की बातें करती है। देखिए, कांग्रेस ने भी ये किया था। कांग्रेस थी जब यहाँ सत्ता में 5 साल थी, तो ये जो आयोजन 3 दिन का जो चला है, जिसका समापन आज हुआ है, इस तरह के बड़े आयोजन की जो है शुरुआत भूपेश बघेल के सरकार में भी हुई थी। भूपेश बघेल ने भी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विदेशों से भी कई आदिवासी जनजातियों को बुलवा कर इस तरह का बड़ा आयोजन करवाया था और किया था। तो देखिए, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, सभी समाज को वोट के लिए किस तरह से जो है इकट्ठा किया जाता है, उनको जो है लाया जाता है, लुभाया जाता है, तमाम चीजें उनको लेकर की जाती है। लेकिन इसके पीछे का जो शुद्ध मकसद होता है वो केवल राजनीति होती है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रभात जी आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज ही
कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और आज वो सारे तमाम अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों से लेकर जो है राज्य के तमाम अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपे हैं कि यही सरकार है। आज की जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, उस सरकार ने जसपुर जिले के एक आदिवासी लड़की का जो सरपंच थी, उसके कामकाज को लेकर जो है, जो कि अनुचित था, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और उसको सरपंच पद से हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को जो है कहा है कि ये जिस तरह से आपके ब्यूरोक्रेट्स ने उस सरपंच लड़की को पद से, सरपंच पद से हटाया, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, अनुचित है और गैर वाजिब है। तत्काल जो है उसको आप बहाल कीजिए और उसको पद पर रखिए। तो देखिए कि एक तरफ हम आदिवासियों के हितों को लेकर किस तरह बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आदिवासी एक सरपंच, एक लखन जी आप इसे राजनीति कह रहे हैं और ये राजनीति इसलिए भी नजर आती है कि देश को कहीं ना कहीं आजाद हुए 70 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है और आज भी जो आदिवासियों के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं हुए हैं। आज भी जो आदिवासी अंचल है वो हाशिए पर है। तो ये तमाम जो बातें हैं ये राजनीति ही नजर आती है। बिल्कुल राजनीति है। आप देखिए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा डिसीजन दिया था प्रभात जी कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। दलितों और आदिवासियों का जो हाशिए पर है, जो सुदूर गांवों में निवास करते हैं, उनके साथ क्या हुआ? आज भी उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आरक्षण का लाभ केवल जो चंद लोग हैं जो जमे हुए हैं ऊंचे पदों पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो चाहे राजनीति में हो, केवल वही लोग ले रहे हैं। सारे मलाई जो है वही लोग खा रहे हैं। तो जब कोटा विद इन कोटा की बात सुप्रीम कोर्ट ने की तो सारे राजनीतिक दलों ने पल्ला झाड़ लिया। ठीक है लखन जी मैं लौटूंगा आपके पास। लखन जी मैं लौटूंगा। प्रवीण साहू जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रवीण जी मेरा सवाल आपसे यही है कि एक सरकार है, जनता सरकार चुनती है और आदिवासी भी इसी जनता का कहीं ना कहीं हिस्सा है। सरकार का ये काम है कि वो जनता के लिए काम करे। क्या काम के बदले में आप भगवान बन जाएंगे? क्या आपका आदिवासियों का पीएम मोदी को भगवान बोलना या किसी भी आप उसको जस्टिफाई करें किसी भी तरीके से, कितना जायज है? क्या ये उचित है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो बार बार कांग्रेसी मित्र प्रश्न उठा रहे भगवान वाले बयान पर, सबसे पहले तो ये उत्तर दे कि भाई सनातन धर्म के सबसे अगर बड़े अगर हमारे अगर मान्यवर अगर कोई भगवान है तो हम श्री राम जी को मानते हैं। बहुत भगवानों में से एक, बहुत सारे 33 कोटि भगवान वैसे तो है। श्री राम जी को, माता जानकी को, हनुमान जी को, महाराज को आपने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा हलफनामा देकर कहा था कि काल्पनिक किरदार है। तो भगवान का अपमान तो कांग्रेस पार्टी करती है। इस प्रकार भगवान के विषय पर वो कहने का साहस करे तो वही जाने। रही बात देखिए धरातल पर काम करने की, पिछले 5 साल में क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि स्कूल इन्होंने चालू किया, वही धरातल पर आप देखेंगे तो हमने प्रयास नामक आवासीय विद्यालय खोला था जिसके माध्यम से बच्चे जो है AIEEE जो है जेईई की तैयारी करते थे, उसको तक उन्होंने बंद कर दिया। चरण पादुका का वितरण हमने शुरू किया था अपने कार्यकाल में। कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है उसको बंद कर दिया जाता है। और देखिए और तो और तेंदुपत्ता जो प्रवीण जी आप बातें ठीक कह रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं, ये भी सही है, सारी बातें मानने को तैयार है। लेकिन क्या चुनी हुई जो सरकार है, जनता ने जिसे चुना है, क्या सरकार जनता की जो है भगवान बन जाएगी? ये कितना उचित है? मेरा सवाल ये है, आपने इस पर जवाब नहीं दिया। मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में ही कहा कि धर्म एक निजी विषय है। भाई कौन सा व्यक्ति किस देवता की पूजा करता है या आराधना करता है, उनका मानता है कि उनका निजी विषय है। तो ये उनका निजी विषय है। देखिए हम नहीं कह रहे कि वो भगवान है ही है करके आप उनका पूजा करिए। एक बयान उन्होंने कह दिया कि भगवान के समान है, हम ये थोप नहीं रहे हैं भाई। लेकिन रामविचार नेताम जी, प्रवीण जी कोई सामान्य नागरिक नहीं है, चलते फिरते कोई सड़क के व्यक्ति नहीं है वो कि उन्होंने कुछ भी कह दिया, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। सरकार के मंत्री हैं वो, निश्चित रूप से सरकार के मंत्री है। और मैंने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि भाई उनका बयान का समर्थन करता हूँ, लेकिन यह भी स्पष्टीकरण का कह रहा हूँ कि भाई धर्म एक निजी विषय है। किसी भी निजी विषय प्राइवेट विषय पर सरकार नहीं कोई विषय को थोप नहीं रही है। केवल कांग्रेस जो है बार बार ये विषय उठा रही है। और देखिए मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि भाई इनके कार्यकाल में धर्म के विषय में ऐसा ऐसा हुआ। मैं बार बार आपको दोहराना चाहूंगा कि भाई दीपक बैज जी सांसद थे, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में क्या होता है। विद डेट कोट करना चाहता हूँ। 12 जुलाई 2021 को सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखा कि आदिवासी वर्गों को जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने में सरकार का संरक्षण है। उसके बाद बस्तर के कमिश्नर चिट्ठी लिखते हैं कि सरकार के संरक्षण में आदिवासी लोग निश्चित रूप से धर्मांतरण कर रहे हैं, जिससे आदिवासी वर्ग में विद्वेष फैला हुआ है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में लगातार जब
सुकमा के एसपी चिट्ठी लिखते हैं, बस्तर के कमिश्नर चिट्ठी लिखते हैं, तो किस प्रकार जो है हमारे कांग्रेसी मित्र आज जो है आदिवासी वर्ग के कल्याण की बात करें। जब आपके कार्यकाल में बड़े बड़े आला कमान के अधिकारी जब आपकी सरकार के विरुद्ध प्रश्न उठा रहे थे, तब आपका मौन क्यों था? और देखिए, ठीक है प्रवीण जी, अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। अभिमन्यु जी, मैं अपना सवाल भी इसमें ऐड करता हुआ जा रहा हूं कि लगातार बीजेपी आरोप तो तमाम लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी 60 साल आप लोगों ने राज किया है, और सवाल यही कि जो स्थिति है आज आदिवासियों की, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस भी है? क्योंकि आदिवासियों की स्थिति बेहतर नहीं हुई है पहले के मुकाबले। आप लोगों ने लगातार आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। देखिए, सबसे पहले तो इस बात का मैं खंडन करता हूं कि इस प्रकार का काम किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। और दूसरा, जैसा कि आपने अभी देखा, भारतीय जनता पार्टी की आदत, जब वो विपक्ष में रहते हैं तब भी सवाल करते हैं, जब वो सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तब भी वो सवाल ही करते रहते हैं। तो अभी जवाब देने की स्थिति में वो है, क्योंकि उनकी सरकार है, सारी तमाम एजेंसियां उनके साथ हैं, डबल इंजन और सिंगल इंजन की वो लोग बात करते हैं। तो मैंने जो तमाम सवाल पूछे, आपने देखा होगा अभी मेरे पिछले वक्तव्य में मैंने लगातार हो रही घटनाओं के बारे में सवाल उठाए आदिवासियों के विरुद्ध, जिसमें से एक भी बात का जवाब प्रवीण साहू जी ने नहीं दिया। उसके बाद जो वक्तव्य की बात थी, वो भी मैंने कहा कि वक्तव्य ये पहला नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल बिगड़े हैं आदिवासी समाज के प्रति। इसके पहले भी विजय शर्मा जी ने कुछ हाललुलु के तरीके की कोई बात कही थी, जिसके प्रति उन्होंने रोष जताया था। आदिवासी समाज ने तो उनका विरोध किया था, उन्होंने बात तक नहीं करने गए थे। और इस प्रकार की बयानबाजी लगातार क्यों? और जब आदिवासी समाज के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारत, खासकर अंडरलाइन करके बता रहा हूं, अभिमन्यु जी, मुझे एक और नारा याद आ रहा है जो कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। मुझे एक और नारा याद आ रहा है, इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, और इंडिया इज इंदिरा का जो नारा कांग्रेस की तरफ से ये भी खूब चला था। इंदिरा गांधी को भारत देश के बराबर बता दिया था कांग्रेस ने। देखिए, एक राजनीतिक व्यक्तित्व अगर प्रधानमंत्री होता है, आज भी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, चाहे उनसे हमारे राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन वो सर्वोच्च पद पर बैठे हो, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश का प्रतिनिधित्व तो वही करेंगे ना। तो इस प्रकार की चीजें नहीं है। लेकिन भगवान जो होता है, एक आस्था जो होती है, वो बड़ा पर्सनल विषय होता है, आप किससे मानते किसे नहीं। आप स्वयं देखें, भगवान किसी आदिवासी समाज का भगवान किसी को बना दिया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। उसके बाद जब उनको जवाब देने कहा जा रहा है, आप सवाल पूछ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी सवाल पूछ रहे हैं, तो वो चर्चा को राम की तरफ ले जा रहे हैं और कहते हैं कि राम को नहीं मानते। अरे, मैं राम को मानता हूं, मैं तो इस डिबेट में बैठ के कहता हूं कि हम प्रभु श्री राम को मानते हैं। अब बताइए आगे क्या समस्या है? अब जवाब दे दीजिए आप हमारी बातों का। तो बातें पलटाना और बातों को भटकाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम अब बच नहीं गया है। तो सीधे सीधे जो सवालों का उनको जवाब देना चाहिए कि आदिवासी समाज के जो लोग बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ जो घटनाएं बढ़ती हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ती है, उसका आपको जवाब देना चाहिए। अभी जो 10 महीने में लगातार घटनाएं हुई, हर महीने में आप मार्कआउट कर लीजिए, हर महीने एक कहीं ना कहीं किसी न किसी अगर अभिमन्यु जी आदिवासियों की भले की ही अगर बात हम करें, तो आपके अभी एक लंबा शासन छत्तीसगढ़ में भी रहा है, देश में भी आप लोगों ने लंबा एक राज किया। आप लोगों की तरफ से कोई बड़े पद पर आखिर आदिवासी समाज की जो भूमिका है वो क्यों तय नहीं की गई? देखिए, मैंने आपको अभी बताया, पिछले 5 साल का ही आपको बताया, बस्तर विकास प्राधिकरण की बात मैंने की, जिसमें कभी आदिवासी नेतृत्व प्रदान नहीं किया गया, वो हमने करने का काम किया। उसके अलावा लगातार आदिवासी नेतृत्व आज आप देखें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, राष्ट्रपति भी आपने आदिवासी राष्ट्रपति महिला बनाकर रखी है, लेकिन वो एक भी जगह कोई काम अपने मन से नहीं कर सकती, इस प्रकार से उनकी हालत कर दी गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उनको बुलाया नहीं जाता है। तो इस प्रकार का लगातार जो अपमान करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है ना, और इसका वो लोग जवाब नहीं देते। उल्टा उसका जो आरोप है वो मरने का काम करते हैं कांग्रेस के ऊपर। ठीक है अभिमन्यु जी, चूंकि वक्त की कमी है, और आखिरी टिप्पणी है, आज जो सरकार है उसको जवाब तो देना होगा। जी, मैं चूंकि वक्त की कमी है, लखन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। लखन जी, बात यही है, बीजेपी कह रही कि उसने काम किया, कांग्रेस कह रही उसने काम किया, और जो आदिवासियों के हालात हैं वो आप जानते हैं। लेकिन क्या ये जो लड़ाई है सिर्फ वोट बैंक की है, और आदिवासियों का मसीहा कौन बनेगा, कौन मसीहा बनकर सामने आएगा, इसी की है? देखिए, तो शुद्ध रूप से लड़ाई जो है केवल वोट बैंक की है, और दोनों पार्टियों का एक ही चेहरा चरित्र है। जब चुनाव आते हैं तो दोनों पार्टियां जो है एक हो जाते हैं, और सत्ता में जो रहता है वो विपक्ष की आलोचना करता है, विपक्ष में जो रहता है सत्ता पक्ष की आलोचना करता है। देखिए, कोई मसीहा नहीं है जो सदियों से, बल्कि 78 साल से जो वंचित हमारे आदिवासियों की जो स्थिति है, उसमें 3/4 जो आदिवासियों की स्थिति वही की वही है, जस की तस है।
केवल 1/4 या 1/3 जो है आदिवासियों की स्थिति में सुधार हुआ है, तो सरकारों को जो है इस पर, या समाज को और मीडिया को भी इस पर गंभीर सोचने की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। ये केवल इस तरह की वोट बैंक की राजनीति का हम विमर्श करते रहेंगे तो उनकी स्थिति में कहीं से कोई सुधार होने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुधार जो है स्थिति में होने वाला नहीं है, चूंकि वक्त की भी कमी है। और आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से जो बीजेपी है वो कह रही कि उसने काम किया, कांग्रेस कह रही है कि उसने काम किया, लेकिन जो हालात है आदिवासियों के वो भी जस के तस है। देश को आजाद हुए 70 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक लगातार आदिवासियों के मुद्दे को लेकर राजनीति ही की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने जनजाति गौरव दिवस मनाया है, 3 दिनों का बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन जो ये आयोजन है ये भी विवादों की भेंट चढ़ गया। रामविचार नेताम ने जिस तरह से बयान दिया कि आदिवासियों की जो भगवान है वो पीएम मोदी है, और उसके बाद बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। फिलहाल ये चर्चा लंबी चलेगी और देखना होगा कि कौन जो है आदिवासियों का भला कर पाता है। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।